हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं राहुल चावला द्वारा लिखा गया उपन्यास हजारों ख्वाहिशें। तो चलिए अब इसे आगे बढ़ाते हैं। वे लिरिसिस्ट कौन है, जल्दी बताओ, नहीं तो भिगो भिगो के कूटेंगे तुम्हें। पिंटू चिल्लाते हुए बोला। गीत, गुलजार, संगीत विशाल भारद्वाज। मैंने होश संभालते हुए कहा। बिल्कुल सही जवाब, बच्चन साहब की नकल करते हुए क्विज मास्टर ने ऐलान किया। इस बार हम बड़ी बाजी मारे थे। पिंटू और पंडित जी ने मुझे कंधे पर बैठा लिया। ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मेरी नज़र फिर से उस लड़की को ढूंढने निकली, पर तब तक वह किसी तितली की तरह उड़नछू हो चुकी थी। आसपास हर तरफ ढूंढा, पर कोई नामो निशान नहीं। आखिर में हार मानकर वहाँ से निकल लिए और जहाँ पहुँचे निजामुद्दीन औलिया के शरण में नहीं, दरगाह में कव्वाली सुनने नहीं, भीड़ भाड़ वाली सकरी गलियों के बीच एक मशहूर रेस्टोरेंट में मुगलिया जायके का लुत्फ उठाने के लिए। हड़बड़ तबड़ में पिंटू ने निहारी, पाया, स्टू, कबाब और जाने क्या क्या ऑर्डर कर दिया। उसे मेन्यू की देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। दिल्ली की छोटी से छोटी गली कूचे में मिलने वाले खाने खजाने की खोज में पिंटू अक्सर निकल जाया करता था। यहाँ तक कि उसकी फॉरेन सर्विसेज में जाने की ख्वाहिश सिर्फ इसलिए थी ताकि विभिन्न देशों का जायका चख सके। ऑर्डर का इंतज़ार करते वक्त पिंटू हमें पुरानी दिल्ली की मशहूर निहारी की उत्पत्ति की कहानी सुना रहा था। तभी मेरा ध्यान न्यूज़ चैनल पर दिखाए जा रहे एक स्पेशल फीचर पड़ा, जिसमें केरल में जबरन तरीके से किए जा रहे धर्म परिवर्तन के बारे में बताया जा रहा था। मैंने तुरंत पिंटू को टोका और दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। यह देखो, अब तो केरल हाई कोर्ट ने भी कह दिया। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, जिहाद की फैक्ट्री खुल रही है यहाँ। अचानक से की गई इस टिप्पणी पर वहाँ निगाहों में रोष फैल गया। वेटर ने तुरंत टीवी पर चैनल बदल दिया। तुम्हें क्या लगता है, यहाँ के मुसलमान कोई अरब देश में इंपोर्ट होकर थोड़ी ना आए हैं? सब कन्वर्टेड हैं और यही काम ईसाई मिशनरी भी करते हैं। हम हिंदुओं ने तो कभी किसी को फोर्स नहीं किया। मैंने बिना आसपास के लोगों की परवाह किए अपनी बात जारी रखी। अभी तुमको यह कौन समझाए कि ये सभी मुद्दे वोट के लिए उछाले जा रहे हैं? सही मायने में तुम्हारी शाखा ही इस देश में विपक्ष है, वैसे ही जैसे शक्तिमान ही गंगाधर है। पिंटू ने मेरी बात से असहमति जताते हुए कहा। हमारे देश के बारे में यह कहावत तो सुनी है ना, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बाणी। इसी डाइवर्सिटी में हमारा यूनिटी है। वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा रही है यहाँ। जो भी बाहर से आया अंततः इस देश की मिट्टी में घुल मिल गया। मीराबाई की ब्रज और तुलसीदास की अवधि में जब रूमी की फारसी मिली ना, तब जाकर अमीर खुसरो की देहलवी बनी और यहीं से फिर आगे चलकर गालिब की उर्दू और प्रेमचंद की हिंदी। यहाँ वही रेखता है जिसमें तुम अपनी चिंदी सी नज़में लिखते हो और हमें सुनाकर पकाते हो। अबे अपने खाने को देख लो, तुम्हारी टेबल पर पड़ी बिरयानी हो, कैंटीन में मिलने वाला समोसा हो या फिर तुम्हारी पसंदीदा जलेबी, सब इन्हीं लोगों का दिया है। कभी धर्म परिवर्तन, कभी लव जिहाद। शाला कल को बोलेंगे फूड जिहाद कि भैया यह भी इन मुसलमानों की ही साजिश है। इतना जायकेदार खाना बनाएंगे और सब हिंदू इनके यहाँ खाने चले आएंगे। देख बेटा, इन चक्करों में रहेगा ना तो तुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा जो तू अभी चटकारे लेकर खा रहा है। मुर्गी की टांग पर नींबू निचोड़ते हुए पिंटू बोला। नहीं वे, खाना पीना सब आदमी के पर्सनल प्रेफरेंसेस होते हैं, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। मैंने पिंटू को आश्वासन देते हुए कहा। वैसे भी हम वहाँ कोई नेतागिरी करने नहीं, समाज सेवा के लिए जाते हैं। और शाखा वाले जो भी बोलते हैं, माना तरीका थोड़ा बेढंगा हो सकता है, पर बात गलत नहीं होती। सभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बस तुम्हारे ही आरएसएस फीड में आती हैं। हमें तो कभी इन बातों की भनक तक नहीं लगती। इन सब बातों में थोड़ी सच्चाई होती है तो अखबार में खबर आती। मीडिया तो यह सब दिखाने से रहा। मीडिया वालों की नज़रों में तो वाटला हाउस एनकाउंटर भी फर्जी था। ऊपर से एनसीईआरटी की किताबों में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। कहाँ से पता चलेगा? रट्टा लगाओ, एग्ज़ाम पास करो, फिर सब भूल जाओ। यही तो अंग्रेज़ों की शिक्षा नीति थी। हमारी तक्षशिला और नालंदा तो शताब्दियों पहले ही इम्पोर्टेड शहंशाहों ने तबाह कर दी थी। बेटा, यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहाँ से। अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। जानते हो, आज़ादी के बाद अंग्रेज़ मान के चल रहे थे कि यह देश और इसकी आज़ादी चंद दिनों की मेहमान है। अभी तक इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि
सेक्युलरिज्म इस देश का डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है, इसी पर यह टिका हुआ है। इसे करप्ट करोगे ना तो सिस्टम क्रैश कर जाएगा। पिंटू ने समझाया। अभी शुक्र मनाओ कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की वो हालत नहीं हुई जो पारसियों की पर्शिया में हुई, और तुम्हारे ये मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना का पाठ पढ़ाने वाले अल्लामा इकबाल साहब तो खुद अपनी बात से पलटकर सारे जहाँ से अच्छा पाकिस्तान हमारा गाने लगे थे। और यह भैया सेक्युलरिज्म की मतलब यह कतई नहीं है कि छोटा भाई भले खुले आम शैतानी करेगा और बड़ा भाई चुपचाप देखता रहेगा। अगर सरकार चुप रहेगी तो लोग तो बोलेंगे ही, और सिस्टम तो वैसे भी साला करप्ट है। इतना तो अंग्रेज़ों ने नहीं लूटा जितना इन्होंने। देश की सारी योजनाएं एक ही परिवार के नाम से चलती आ रही हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेकर सड़कें चौक कॉलोनियों का नामकरण भी इनके नाम से हुआ है। पॉलिटिक्स हो चाहे बॉलीवुड, जहाँ देखो भाई भतीजा बात है। तंदूरी नान के टुकड़े को अपने मुंह में ठूंसते हुए मैंने कहा, हाँ तो भैया गांधी इस देश का सबसे बड़ा ब्रांड है। गांधी जी आज़ादी के लिए लड़े हैं और नेहरू जी ने इस देश की नींव रखी है। अभी तुम जिस IIT सपना पाले घूमते थे ना, वो नेहरू ने ही बनवाया था। और रही बात इनकी पीढ़ी की, तो जान दे दी है इन्होंने देश के लिए। तुम्हारे संग ने लाठी भांजने के अलावा किया ही क्या है? पिंटू ने ताव दिखाते हुए कहा। RSS देश की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था है। बाढ़ तूफान जैसी कोई भी प्राकृतिक आपदा हो या फिर आतंकवादी विस्फोट, मदद पहुंचाने में हमेशा सबसे आगे होते हैं। देश के कोने कोने में संघवाद के विद्यालय हैं, जिसमें तुम्हारे मिशनरी स्कूल की तरह क्रिसमस कैरल नहीं, देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। पंडित जी से पूछो, यह भी संघ की IAS कोचिंग में तैयारी किए हैं। अबे तुम हमें इन सब बातों में मत घसीटो, और तुम जैसी सोच रखते हो रखो। बस ध्यान रखना कि यह संघी विचारधारा UPSC के प्रश्न पत्र पर उतार कर मत आना। पंडित जी ने मुझे समझाते हुए कहा। अरे हमें कौन सा कोई IAS का इम्तहान देना है? मैंने फ़ौरन जवाब दिया। तो दे दो बेटा, तुम्हारे हिस्ट्री के नोट से ही प्रीलिम्स निकालेंगे इस बार। पंडित जी ने चुटकी लेते हुए कहा। अरे नहीं, मुझे इन सब झमेलों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने स्पष्ट रूप से कहा। बेफिजूल नेतागिरी का चक्कर छोड़ो और पढ़ाई में ध्यान लगाओ। यह जो फेसबुक पर हिंदू हृदय सम्राट बने फिरते हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता। पंडित जी ने समझाया। क्या पंडित जी, आप जानते नहीं, कमल कीचड़ में ही खिलता है। अब जनाब ने दिमाग में इतना कचरा भर लिया है तो और क्या होगा। मैं कह रहा हूँ पंडित जी, नेता बनेंगे, यह देखना। मेरी टांग खींचते हुए पिंटू बोला। अभी जब देखो शुरू हो जाते हो, खाते वक्त तो राजनीति छोड़ दिया करो। पंडित जी ने आखिर इंटरवीन किया। इतने में वेटर मेन कोर्स भी ले आया। अब हमारा सारा ध्यान खाने पर ही केंद्रित था। ऐसे खाया कि मानो जन्मों के भूखे हों। पेट भर चुका था, शायद नियत नहीं। वापस बाहर निकलते वक्त एक छोटे से स्टॉल पर पिंटू ने हमें रोक लिया। उसके ठीक बगल में गालिब की कब्र मौजूद थी, बहुत ही खस्ता हालत में। देखकर दुख हुआ, पर शायद कभी पता ही नहीं चलता कि गालिब की कब्र वहीं कहीं निजामुद्दीन बस्ती में बसर करती है। अगर वहाँ रोक कर पिंटू ज़बरदस्ती कबाब न खिलाता। लोग मुखर्जी नगर पहुँचे तो पंडित जी के घर के बाहर मकान मालिक को बैठा पाया। वैसे तो वे मकर संक्रांति की पूजा का निमंत्रण देने आए थे, पर इसी बहाने उन्होंने 2 महीने का बकाया किराया भी मांग डाला। पंडित जी ने उन्हें पानी पूछा और कुर्सी आगे रख आराम फरमाने को कहा। मकान मालिक ने किसी मुगलिया सल्तनत के शहंशाह की तरह तख्ते ताउस पर तशरीफ़ रखी। उनकी तोंद लटक कर कुर्सी के बाहर गिरने को थी। लाल किले के सामने लगने वाले चोर बाजार में खरीदी हुई वह कुर्सी हमने बड़े अरमानों के साथ जोड़ तोड़ कर ठीक की थी, पर उनके बैठते ही वह बिखर कर टूट गई, मानो कोई गठबंधन सरकार हो। उधर वो गिरे और इधर पिंटू पेट पकड़कर हंसने लगा। मैंने जैसे तैसे उसका मुंह बंद किया और पंडित जी ने मकान मालिक के हाथ में एक गड्डी नोट देकर उन्हें वहाँ से रवाना किया। दिल्ली की ये मकान मालिक जो मनचाहा किराया वसूलते हैं, दरअसल कई साल पहले से इन लाल डोरा वाली कॉलोनियों में अनाधिकृत रूप से मकान बना कर रहते आ रहे थे। फिर जब UPSC की तैयारी करने छात्र यहाँ रहने आए तो यह मिट्टी सोने के भाव बिकने लगी। लोगों ने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना ली और कमरों को किराए पर चढ़ाकर इतना कमाया कि कुछ सालों के अंदर साउथ दिल्ली के पॉश इलाके में खुद का अपार्टमेंट खरीद लिया। यहाँ गुसल खाने बराबर 2 कमरों को इतना भाड़ा था जितने में पंडित जी के अपने
शहर में एक कोठी किराए पर मिल जाए, ऊपर से खाना इतना जहरीला कि मक्खियाँ भी ना खाएं। आधी पकी हुई सब्जी, पतली सी दाल, रबर जैसी रोटियां खाकर जाने कितने अफसर बने हैं। यही सोचकर शायद सभी लोग जैसा मिलता खा लिया करते होंगे। आखिर इस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था ही आईएएस एस्पिरेंट्स की बदौलत चल रही थी। यहाँ पर कोचिंग से लेकर लाइब्रेरी और यहाँ तक कि टिफ़िन सेंटर का धंधा भी इस बात पर निर्भर करता था कि किसने ज़्यादा आईएएस निकाले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।